हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दिलीप और मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज़न एकेडमी ऑनलाइन में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फिज़िक्स का असाइनमेंट नंबर 4 जो कि अभी अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया है और सभी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द जमा करने को कहा गया है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो है आपका इन एन अल्टरनेटिंग करंट सीरीज सर्किट the potential difference at the ends of inductor, capacitor and resistor are 23, 8 and 20 volt respectively। मतलब इसमें आपको कह रहे हैं कि एलसीआर सर्किट है जिसमें इंडक्टर का जो वोल्ट है वो 23 है और कैपेसिटर का जो है वो 8 वोल्ट का है और जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 20 वोल्ट का है। देन नेक्स्ट इसमें आपको फाइंड करने बोल रहा है 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, एलसीआर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसमें। देन नेक्स्ट सेकंड आपको दिया हुआ है फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड सर्किट करंट, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालो। थर्ड आपका इम्पीडेंस डायग्राम बनाना है, इम्पीडेंस जानते हैं जेड जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है ग्राफ जो कि वी और आई एंड आपको बोला है ओमेगा टी के बीच में बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। यहाँ आपका आंसर नंबर 1 स्टार्ट होता है, ये है आप देख रहे हैं गिवन डाटा लिखे हैं सबसे पहले हम, उसके बाद ये रहा आपका फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस वी एल का 23 है, वी सी 8 है, पुट कर दिए, माइनस करेंगे आपके पास आएगा 15। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है एंड 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 625 होगा और 625 को जो होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट। देन नेक्स्ट आप चलते हैं सेकेंड पॉइंट में जिसमें बोला है फेज डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो एलसीआर का जो फेज डिफरेंस होता है वो तो tan phi से निकालता है, tan phi इज इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी बाई वी आर होता है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पीडेंस डायग्राम जो जेड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में अगर आप बुक में इसको देखेंगे तो आपको ऊपर में वी एल मिलेगा, नीचे में वी सी, देन नेक्स्ट आपको राइट साइड में वी आर मिलेगा। बट यहाँ पे हम इम्पीडेंस डायग्राम बना रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात किए हुए हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर। ये जो ग्राफ बना हुआ है आपका, जो हमको बोला गया है v और i एंड ओमेगा टी के बीच में बनाने के लिए। सो ये रहा जिसमें जब आपका एक्स सी ग्रेटर रहेगा एक्स एल से, उस केस के लिए आपका जो है करंट जो है आगे रहेगा, लीड करेगा फाई से, और जो आपका वोल्टेज है वो लैग करेगा। तो यहाँ पे बाजू में आप ग्राफ देख सकते हैं, सेम ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं जो दिया हुआ है राइट स्नेल्स लॉ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री एंगल। ये जो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है वो आपका होता है एंगल ए फॉर येलो लाइट दिया हुआ है इज √2। ओके, डिटरमाइन इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालना है आपको। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जिसको डेल एम से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम आंसर में। आंसर में आपको देखना है, सबसे पहले लिखना है स्नेल्स लॉ। होता क्या है स्नेल्स लॉ? तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन सेट ऑफ टू मीडियम्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नोन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसको साइन के साथ एंड जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल है उसको साइन के साथ, और इन दोनों का जो रेशियो होगा यही आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही बस स्नेल्स लॉ है, इतना ही लिखना था। द नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर आगे का पार्ट है, आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री और आपको दिया हुआ है म्यू का वैल्यू √2। नाउ हम निकालेंगे इसमें से क्या, डेल एम, यानी कि मिनिमम डिविएशन एंगल निकालना है आपको। तो ये फॉर्मूला होता है डिविएशन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2।
और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √2 तो पुट कर दिए हैं साइन डेल एम प्लस यहाँ पे जो ए है वो आपका 60 डिग्री मिला हुआ है तो आपने सीधा सीधा वहाँ पे क्या पुट करना है 60 डिग्री। देन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो साइन 60/2 30 होता है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे इसको आगे सॉल्व। तो आपको जो है मैं बाजू में भी यहाँ पे लिख के दिखा दिया हूँ कि जो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। वैसे करके आप पुट करके डेल एम की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 30 डिग्री और लास्ट में आप ऐसे एक लाइन में लिख के दिखाएंगे कि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल एम इज इक्वल्स टू 30 डिग्री करके। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसका जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है उसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने बोला गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं, ये होता है a प्लस डेल एम बाई 2। तो इससे जो है आपका ये 60 प्लस 30/2 मतलब 90/2 और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट आपको थर्ड निकालना है। थर्ड में क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, ये होता है a/2। दैट मीन्स आपका ये हो गया 60/2 एंड ये भी आ गया आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, हाउ रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज। टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि दिया हुआ है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार। मतलब एक स्टार से एक लाइट आ रहा है जिसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू पता है ना 10⁻⁻10 मीटर होती है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज़ अ डायमीटर ऑफ 240 सेंटीमीटर। मतलब जो टेलीस्कोप है उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसका डायमीटर आपको 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका जो है रेजोल्यूशन लिमिट क्या होगा ये पूछा आपसे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व 2 पॉइंट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। और ये बढ़ती कैसे है, तो डायमीटर को बढ़ाने से ही बढ़ती, क्योंकि जो स्टार से वेवलेंथ आ रही है उस वेवलेंथ को तो हम नहीं बढ़ा सकते, बट हम जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर जरूर बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें जो है रिजॉल्विंग पावर जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। देन नेक्स्ट ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो देखेंगे वेवलेंथ का वैल्यू लिख दिया मैंने, डायमीटर लिख दिया, ये सब गिवन है। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन मैंने छोड़ दिया कि वी नो दैट लिखना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। डी जो है वो डायमीटर है, हमने ऊपर में ए से डायमीटर को रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे जो है लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम और डायमीटर दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर में। तो आप सभी को सेंटीमीटर में कर लीजिए या सभी को मीटर में कर लीजिए जैसे जमे। तो 6000 एंगस्ट्रॉम तो उसको 10⁻⁻10 मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो -100 होता है, तो 6000 × 10⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। और 6000 में से जो 3 जीरोस है उसको भी अगर हटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 6 × 10⁻5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट ये यहाँ पे जो मैंने LOR लिखा हुआ है इसका मतलब है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसका फॉर्मूला पता है ना 1.22 × लैम्डा बाई डी। तो लैम्डा का वैल्यू पुट किए, डी का वैल्यू पुट किए, एक छोटा सा कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 3.05 × 10⁻7 रेडियन, सॉरी 10⁻⁻7 रेडियन आएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम द 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन ह्यूमन मेडिकेशन, विच वन ऑफ दीज टू हैव मोर फ्रीक्वेंसी, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द फॉलोइंग वेवलेंथ्स फॉल। इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन में ऐसा कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमारे मेडिकेशन में, मेडिकेशन मतलब हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज़ होती हैं। सेकेंडरी हमसे पूछ रहा है कि जो नीचे में वेवलेंथ दिया हुआ है ये किस किस रीजन में पड़ेंगे, मतलब किस किस रीजन में पाए जाएंगे। तो क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हमको पता है रेडियो वेव्स है, एक्सरेस हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम रेडियो वेव्स को लिए हैं जो कि कहाँ पे यूज़ होते हैं, MRI में यूज़ होते हैं, MRI स्कैन जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसी में जो है इसको यूज़ किया जाता है
देन नेक्स्ट जो एक्सरेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं, पता है कि जैसे कि इंटरनल बॉडी पार्ट्स का स्कैन करने के लिए, बोन्स हो गए, किडनी स्टोन्स हो गए, एक्सेट्रा को। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरे, जो है ग्रेटर फ्रीक्वेंसी रखता है रेडियो वेव्स से, तो एक लाइन आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट कौन कौन सा वेव्स किस किस रेस, मतलब कौन कौन से रेस के ये वेवलेंथ जो है दिया हुआ है, तो 1 म्यू दिया हुआ है, मतलब 1 माइक्रोन मीटर जो दिया हुआ है वो आपका पड़ेगा इंफ्रारेड रेस का। 6563 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ये विजिबल रेस का होता है या विजिबल वेव्स लिख सकते हो। 820 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेस का होता है। एंड देन नेक्स्ट 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो एक्स रेस का होता है। यहाँ से हो गया खत्म आपका 4 क्वेश्चन। देन नेक्स्ट हम आते हैं 5th क्वेश्चन में, जो क्या कहता है, डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। ट्रांसफॉर्मर का आपको लेबल डायग्राम बनाना है, वर्किंग प्रिंसिपल बनाना है और फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिखना है। तो इसके लिए मैं अगर लिख के बनाता तो मुझे बहुत टाइम लगता, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे पेज नंबर बता रहा हूँ कि प्रबोध की अगर बुक रखें फिजिक्स की तो पेज नंबर 407 में मिल जाएगा आपको। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो उसका अपलोड किया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले लेबल डायग्राम दिया हुआ है, बट उससे पहले आप क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। इन द सेंस, जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई करंट में चेंज कर रहा है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में और हाई करंट को लो करंट में चेंज कर रहा है, इसी का अपोजिट भी कर सकता है। इन द सेंस, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज भी कर सकता है और लो करंट को हाई करंट में भी चेंज कर सकता है। यहीं पे वाइस वर्सा जो वर्ड है यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आप देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, वो भी लिखना है आपको। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद आपको ये सब लिखने की जगह आप सीधा सीधा इसका लेवल डायग्राम बनाइए, ये जो दिया हुआ है, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का है, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं आप। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन आपको पूछा नहीं है एग्जाम में, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्किंग मेथड एंड थ्योरी, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपसे प्रिंसिपल पूछा है। और ट्रांसफॉर्मर पता है ना किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है ये। देन नेक्स्ट आप आगे इसके बाद देखेंगे तो ये यहाँ से आपका जो है डेरिवेशन स्टार्ट होता है। लेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज NP। यहाँ से आपका ये पूरा डेरिवेशन है, यहाँ तक आप डेरिवेशन करेंगे। ES/EP इज इक्वल्स टू IP/IS। उसके बाद तीनों इक्वल होंगे कुछ इस तरह, और इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ तक आपका डेरिवेशन बनाएंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और अच्छे से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं अगले असाइनमेंट के साथ।